अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम साइंस की बातें में खुश आमदीद। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि हमने 2020 एक पेंडेमिक ईयर सरवाइव कर लिया है। वो साल जिसमें एक नया वायरस जो कि इंतहाई ख़तरनाक था, उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ था और अल्लाह ताला ने हमें उस वायरस से बचा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारकबाद की दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त हम साइंसी महारत और आलमी ताउन के सुनहरी दौर में रह रहे हैं। 27 दिसंबर 2019 को चाइना से एक नए वायरस की वजह से होने वाले नमूनिया के कुछ केसेस की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और 10 जनवरी 2020 को उस वायरस का नाम और उसका पूरा जेनेटिक एनालिसिस ओपनली अवेलेबल था। कोई भी इंसान जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल था वो इस नए वायरस का जेनेटिक कोड डाउनलोड कर सकता था। और उसके बाद साइंसदानों ने उस वायरस को पढ़ना शुरू किया और ये जानने की कोशिश की कि इस वायरस के जिस्म में कौन सा ऐसा हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसकी वजह से बीमारी ज़्यादा फैलती है। यही खबर जर्मनी में मौजूद एक टर्किश जर्मन कपल तक पहुंची जो कि बायोनटेक कंपनी के मालिकान हैं और जो उस वक्त कैंसर से लड़ाई के खिलाफ mRNA वैक्सीन पर तजर्बे कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस mRNA वैक्सीन को हम कोरोना वायरस की बीमारी के खिलाफ भी इस्तेमाल करें। और वहाँ से एक ऐसा सफ़र शुरू हुआ जिसमें सितंबर 2020 तक एक नई वैक्सीन तैयार कर ली। एक नए वायरस के खिलाफ एक नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एक इतनी इफ़ेक्टिव वैक्सीन बनाना जो 95% मरीज़ों में कोरोना वायरस की बीमारी मुंतकिल होने से बचा ले, ये साइंस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और उसके बाद कोवैक्स एक अलायंस बनाई गई जिसमें WHO, यूनिसेफ और सैपी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो गरीब ममालिक तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए फंडिंग इकट्ठी करेंगे। और अब ये कोशिश की जा रही है कि 2021 में 2 बिलियन डोजेस पैदा की जाएं ताकि दुनिया की तकरीबन 1/4 आबादी को वैक्सीन लग जाए और इस वायरस का असर किसी तरह कम हो जाए। पूरे प्लेनेट अर्थ को वैक्सीनेट करना ये एक बहुत मुश्किल टास्क है और तमाम अंदाज़ों के मुताबिक ये काम 2024 तक ही पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जिस रफ्तार के साथ और जिस एफिशिएंसी के साथ ये सारा काम हो रहा है तो हमें इसके लिए ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। तो आए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये वैक्सीन जो इतनी बड़ी खबर बन चुकी है ये काम किस तरह करती है। WHO के मुताबिक इस वक्त 3 से ज़्यादा वैक्सीन्स हैं जिन पर काम हो रहा है और पूरी दुनिया वैक्सीन्स की इस रेस में शामिल है। ज़्यादातर वैक्सीन्स इस वक्त अमेरिका, चाइना, UK, रशिया और इंडिया में बनाई जा रही हैं। लेकिन इन सारी वैक्सीन्स में से 3 बहुत अहम हैं। उनमें से पहली फाइज़र और बायोनटेक के इश्तराक से बनाई गई mRNA वैक्सीन है। इस वैक्सीन में कोरोना वायरस से mRNA लेकर उसे एक लिपिड की लेयर में तय करके इंसानी जिस्म में डाला जाता है और इसी तरह मॉडर्ना की वैक्सीन है वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। एक और अहम वैक्सीन जो एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाई है उसमें भी mRNA इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें कैरियर के तौर पर चिंपैंजीज के अंदर से लिया गया एक कोरोना वायरस इस्तेमाल होता है जो इंसानी जिस्म में कोई बीमारी नहीं पैदा करता। यह है कोरोना वायरस का वो मॉडल जो आपको खबरों और टीवी में दिखाया जाता है। लेकिन अगर आप इस वायरस को अंदर से देखें तो आपको इसके जिस्म के हिस्से ज़्यादा वाज़े नज़र आएंगे। इसमें बाहर की तरफ लाल रंग के ट्यूब की तरह के जो हिस्से हैं उन्हें स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है। स्पाइक प्रोटीन इस वायरस को इंसानी सेल के साथ अटैच होने में मदद देता है। आप यूँ समझ लें कि वायरस इसे एक चाबी की तरह यूज़ करता है जो इंसानी सेल के दरवाजे यानी रिसेप्टर्स को खोलने में मदद देती है। इस वायरस में दूसरी अहम चीज़ mRNA है जो कि सफ़ेद कलर के कैप्सूल के अंदर बंद है। ये वायरस का जीनियाती मादा है जो वायरस को रेप्लिकेट करने में मदद देता है। आप ऐसे समझ लें कि ये mRNA एक रेसिपी है जिससे वायरस के प्रोटीन बनते हैं। 10 जनवरी 2020 को जब कोरोना वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस शाया किया गया तो साइंसदानों ने इसके mRNA को स्टडी किया और फिर इस mRNA से उन्होंने स्पाइक प्रोटीन बनाने का सीक्वेंस कॉपी किया और उसे लेबॉर्ट्री में बनाया। स्पाइक प्रोटीन का mRNA बनाने के बाद एक बड़ा चैलेंज ये था कि इसे इंसानी जिस्म में किस तरह दाखिल किया जाए,
क्योंकि कोई भी mRNA अगर इंसानी जिस्म में बगैर प्रोटेक्शन के डाला जाता है तो उसे फ़ौरन हमारे जिस्म के एंजाइम्स तबाह कर देते हैं। फाइज़र, बायोनटेक और मॉडर्ना ने इस काम के लिए चिकनाई की एक लेयर को इस्तेमाल किया, जबकि एस्ट्राजेनेका ने बंदरों में मौजूद कोरोना वायरस की एक किस्म को लिया और उसे नाकारा बनाकर उसे एज अ कैरियर यूज़ किया, और यूँ सितंबर 2020 में पहली mRNA वैक्सीन मार्केट में आई। mRNA वैक्सीन जब लोगों में दी जाती है तो इंसानी जिस्म को वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ पैदा करने पर मजबूर करती है। आइए ये बात समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये एक इंसानी सेल है। इसके बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन है, जबकि इसके अंदर ग्रीन कलर की प्रोटीन बनाने की एक फैक्ट्री है जिसे राइबोसोम कहा जाता है। वैक्सीन देने के बाद कैरियर mRNA को लेकर सेल के करीब आता है और सेल के अंदर mRNA को दाखिल कर देता है। उसके बाद ये mRNA प्रोटीन बनाने वाली इन फैक्ट्रियों पर काबू पा लेता है और इंसानी सेल को मजबूर करता है कि वो स्पाइक प्रोटीन बनाए। जब इंसानी सेल स्पाइक प्रोटीन बनाता है तो हमारे अंदर मौजूद कुव्वत मुदाफ़ियत इस प्रोटीन को एक बैरूनी प्रोटीन समझ के उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ पैदा करती है, और वो एंटीबॉडीज़ इन स्पाइक प्रोटीन्स के साथ अटैच होकर उन्हें तबाह कर देती हैं। उनमें से कुछ एंटीबॉडीज़ तो ये प्रोटीन तबाह करने में इस्तेमाल हो जाती हैं, जबकि कुछ पीछे रह जाती हैं जो मेमोरी के तौर पर काम करती हैं। इस तरह अगली दफ़ा वायरस या उसका कोई और प्रोटीन हमारे जिस्म में जब दाखिल होता है तो हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम उसे पहले से पहचान लेता है और उसके खिलाफ पहले से ज़्यादा कुव्वत बख्श रिस्पॉन्स देता है। इस तरह वैक्सीन के ज़रिए हमारे जिस्म में इम्यूनिटी पैदा होती है। देखा आपने कि कितने ज़बरदस्त तरीके के साथ साइंस ने वैक्सीन ईजाद की है। अब ये गवर्नमेंट्स और सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो इस कामयाबी से कितना फ़ायदा उठाते हैं। गवर्नमेंट्स ने ये वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उसके लिए उन्हें कोल्ड स्टोरेज चाहिए। उन्हें एक चेन इस्टेब्लिश करनी है जिसके थ्रू ये सारी वैक्सीन पूरी दुनिया में ट्रांसफ़र की जा सके, और उसके बाद ये भी डिसाइड करना है कि कौन सी हाई रिस्क पॉपुलेशन है जिसे पहले वैक्सीन देनी चाहिए। इसी तरह सोसाइटी की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब साइंस ने वैक्सीन बना ली है और गवर्नमेंट्स ये वैक्सीन आपको डिलीवर करेंगे तो आप वो वैक्सीन लें। आप किसी कंस्पिरेसी थ्योरी का शिकार ना हो और ना ही अपने दिमाग से समझने की कोशिश करें कि वैक्सीन कैसे काम करती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। मेरा आपसे मशवरा है कि आप किसी एक्सपर्ट से बात करें और ये समझने की कोशिश करें कि वैक्सीन के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। और मेडिसिन का फील्ड इसी तरह काम करता है। आप जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन आप ये देखते हैं कि आप जो दवाई ले रहे हैं उसके फ़ायदे उसके नुकसानात से ज़्यादा हैं कि नहीं। अगर किसी भी ट्रीटमेंट के बेनिफिट्स उसके रिस्क से ज़्यादा हैं तो आपको वो ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, और यही बात वैक्सीन की है। इस वक्त हमारे पास इस वायरस के ख़िलाफ़ और कोई हथियार नहीं है जो इस वायरस के असर को ख़त्म करे। वैक्सीन ही हमारे पास एक ओनली ऑप्शन है। इसी वैक्सीन के ज़रिए ही हम इस पेंडेमिक को बीट कर सकते हैं। एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो ये है कि अगर दुनिया की 40 से 60% आबादी में हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाए वायरस से असरअंदाज होने की वजह से या वैक्सीन के साथ, तो ही ये पेंडेमिक का असर ख़त्म होगा। तो साइंस पर एतमाद रखें और एक्सपर्ट्स की बात सुनें। शुक्रिया।